हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पॉलिटी का लेक्चर नंबर 9 करेंगे, जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे टॉपिक जो हम लोगों के रह गए हैं वो करेंगे। इसके बाद लास्ट लेक्चर करेंगे। तो आज हम लोग प्रेम्बल है, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है, लैंग्वेज के बारे में, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है उनके बारे में, और आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, सैलरी है, पार्ट्स हैं, शेड्यूल है, ये सारे हम लोग टॉपिक आज कवर करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक बचे हैं वो लास्ट वीडियो में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर फिर लास्ट जो वीडियो है उसके बाद में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप हमें इस चैनल पर जरूर फॉलो कर लें, जो कि है टेलीग्राम जीएस विद अशोक। तो स्टार्ट करते हैं प्रेम्बल से। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं प्रेम्बल। तो प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल है प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि एक बुक में कोई भी बुक लेते हैं तो उसमें सबसे पहला पेज होता है प्रीफेस, जिसमें कि क्या लिखा होता है कि उस बुक के अंदर उसका क्या मेन चीजें, सारी चीजें हैं वो सारी पहले पेज पे दी होती हैं। ऐसे ही जो संविधान है, संविधान का जो पहला पेज है उस पर क्या है, प्रेम्बल के बारे में दिया है। और प्रेम्बल क्या बताएगी? प्रेम्बल बताएगी ये पूरा जो संविधान है उसका जिस्ट क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या देखा है कि प्रोलॉग प्रीफेस की तरह संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रेम्बल को। ठीक है, तो संविधान का जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा जाता है? प्रोलॉग एंड प्रीफेस। और जिसमें क्या है, जिसमें संविधान की मूल भावना, उद्देश्य व लक्ष्य व्यक्त किए गए हैं। जो संविधान है उसका पूरा जो जिस्ट है, जो मूल भावना है, उसके उद्देश्य हैं जो, और जो लक्ष्य हैं, उसको बारे में इसमें बताया गया है जिस्ट के रूप में। अब जो प्रेम्बल है वो है क्या? तो प्रस्तावना क्या है उसका? जो संविधान की प्रस्तावना है उसका परिचयात्मक वक्तव्य है। ओके। और संविधान इसमें क्या है? संविधान की मूल भावनाएं, आदर्श व उद्देश्य वर्णित हैं। संविधान की जो वो है प्रस्तावना, उसमें ये चीज वर्णित है। उसके अलावा क्या है, संविधान का जो निर्माण है उसकी प्रेरणा क्या है और उसकी दिशा को दर्शाता है। क्या प्रेम्बल ये दर्शाता है संविधान की क्या इंस्पिरेशन है और क्या दिशा है। ओके। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो हम लोग ये जो लास्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे, जो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे लास्ट वाले लेक्चर में। तो उसमें क्या है, जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो जब तीसरी मीटिंग हुई संविधान सभा की, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई, 13 दिसंबर 1946 को। तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम तो नहीं थे लेकिन पहले हम लोगों के पीएम कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या है, 13 दिसंबर के दिन क्या किया था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। कहाँ पे? वही संविधान सभा में। तो उसका ही मॉडिफिकेशन करके उसको ही क्या है, प्रस्तावना के रूप में एडॉप्ट किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको पारित किया गया, और यही आगे चल के प्रेम्बल बना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके, तो ये तो था एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और इसमें एक चीज और है, जैसे कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जैसे हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम लोग कल देख लेंगे सारे। तो ऐसी जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, कहाँ से बोरो किया है ये कंसेप्ट? तो ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, और अमेरिका ने इसको सबसे पहले अपनाया था। तो अमेरिका ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहले प्रस्तावना जोड़ी थी, और उसी से हम लोगों ने ये अडॉप्ट किया है। ओके। तो इसमें इस पेज में आपको याद क्या रखना है कि जो संविधान की हम लोगों की प्रस्तावना है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसको पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ओके। और इसको हमने बोरो कहाँ से किया है प्रस्तावना को? तो ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ओके। अब देखते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है उसका मूल पाठ। तो ये हम लोगों ने, ये हिंदी में लिखा हुआ है मैंने, और ये ओरिजिनल एक फोटो लगाई है जो कि अंग्रेजी में प्रस्तावना जो लिखी हुई है कहाँ पे, हमारे संविधान के पहले पेज पर, वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीजें पढ़ेंगे जो क्वेश्चन के रूप में आ सकती हैं हम लोग के पास में। तो पहले जूम कर लेता हूँ, अंग्रेजी वाली पढ़ते हैं पहले। तो प्रेमबल में सबसे पहले क्या दिया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा संविधान है वो किसके लिए दिया गया है? लोगों के लिए है, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये दिया हुआ है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसका सीक्वेंस ही हम लोगों को याद रखना है। इसके लिए मैंने आगे एक ट्रिक क्या, एक निमोनिक बनाया है, वो आप लोग देख लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो ये बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरन। सो अब जो ये वर्ड है इनके मतलब भी हम लोग समझेंगे कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, सारे जो सिटीजन हैं उनमें ये चीजें करनी है। फिर उसके बाद जस्टिस दी गई है, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक और आर्थिक व पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक। ओके। फिर उसके बाद लिबर्टी, यानी कि एक तरीके से फ्रीडम दी गई है।
ऑफ थॉट, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि 5 प्रकार की फ्रीडम दी गई है। उसके बाद इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि कोई बड़ा छोटा नहीं, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी है उसकी भी इक्वलिटी है। फिर उसके बाद इक्वलिटी 2 टाइप की होगी। फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी है। फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति का सम्मान की बात कर रहा है, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और राष्ट्र की एकता व अखंडता के बारे में फ्रेटर्निटी रखनी है। ठीक है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द ब्रदरहुड, यानी कि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल की डिग्निटी एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, अब इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of the November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ओके, तो ये हमारी क्या है? प्रस्तावना, जो कि अंग्रेजी में है। अब इसमें जो जो इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, ये पूरी तो पूछी नहीं जाएगी, लेकिन इसमें से क्या चीजें पूछी जा सकती हैं वो चीज हम लोग अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हिंदी में ये चीज लिखी है और उससे थोड़ा समराइज करके मैंने लिखा है। सबसे पहली क्या चीज है जो हम लोगों को ये संविधान दिया गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, ये हिंदी ट्रांसलेशन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या चीज दी जाएगी? न्याय, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की, और समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की, और जो बंधुता है वो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली। ओके, और ये चीज सुनिश्चित करने के लिए संविधान सभा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को यह जो संविधान है उसे अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करती है। ओके, तो ये हमारी हो गई क्या? पूरी प्रेमबल। ओके, अब देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें हैं। तो इनमें जो वर्ड यूज करे गए हैं जैसे कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ये पहली बात तो ये सीक्वेंस है। अब इनका मतलब क्या है? तो सबसे पहले जो सोवरन है, सबसे पहले देख लेते हैं हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है? कि संविधान की सर्वोच्चता जनता में निहित है। ओके, जो संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सर्वोच्चता जनता में निहित है, ना कि किसी राजा या शासक में निहित है। ओके, तो हमारी जनता सर्वोच्च है, ये चीज इसमें बताई गई है। फिर उसके बाद सोवरन है। सोवरन का मतलब क्या है? भारत के जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर हैं, आंतरिक और बाहरी मामले हैं, वो पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र है उसके लिए भारत, उसमें कोई भी राष्ट्र या कोई भी कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य मामला हो उसमें। ठीक है, तो ये सोवरन है, हमारा कंट्री सोवरन है और किसी के कंट्रोल में नहीं है। और उसके बाद सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी वहाँ के जो नागरिक हैं उनमें सोशल जस्टिस सुनिश्चित करना, ये हमारे देश की एक पूरा हमारे संविधान की एक फीचर है। फिर उसके बाद सेक्युलर, सेक्युलर मतलब कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है भारत, वो किसी भी धर्म को नहीं फॉलो करता, लेकिन वह सब धर्मों को मानता भी है। लेकिन कंट्री का खुद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन कंट्री के अंदर सारे धर्म के लोग रह सकते हैं। ओके, तो ये चीज सेकुलर है हमारा देश की राज्य किसी भी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा, ना कि हमारा हमारा राज्य, हमारा जो देश है, जैसे कि भारत को ना तो कोई हिंदू कंट्री कह सकता है ना मुस्लिम कंट्री कह सकता है, यानी कि भारत कोई भी धर्म को फॉलो नहीं करता, तभी वह क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि सेकुलर है। उसके बाद डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ओके, यानी कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है सारा लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक नेशन है हम लोगों का। उसके बाद रिपब्लिक का मतलब क्या है? कि जो हमारा हेड है, हेड ऑफ स्टेट है, यानी कि जो हमारा कंट्री का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। तो वो क्या होता है? जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ना कि कोई वंशानुगत होता है। यानी कि हमारी कंट्री क्या है? रिपब्लिक है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है, ना कि कोई राजा का बेटा होगा या वंशानुगत कोई होगा हेड। यानी कि हमारे जो इंडिया है वो एक रिपब्लिक कंट्री है। जो भी राष्ट्रपति होता है, जो भी हम लोगों का हेड है, वो इलेक्टेड, यानी कि लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है। ठीक है, हम लोगों ने ये प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है कैसे चुने जाते हैं? इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन अल्टीमेटली वह जनता के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट करते हैं, वो आगे जाके चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो ये सारे इन वर्ड के मतलब हो गए। अब जो इन वर्डों का जो सीक्वेंस है, ये आपको जरूर याद रखना है। ये अभी जो आरओ का पेपर जो कैंसिल हो गया था उसमें ये चीज पूछी गई थी, सीक्वेंस पूछा गया था कि भारत की प्रस्तावना में जो वर्ड है उनका सीक्वेंस क्या है। तो इसमें सबसे पहले सेकुलर है, सोशलिस्ट है, फिर उसके बाद सेकुलर, सोशलिस्ट, उसके बाद नहीं, ये यहाँ पे गलत लिखा है इस जगह पे, कि सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है,
फिर डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस, लिबर्टी, फिर इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लास्ट में ये चीज दी गई, तो इसमें यहाँ पे एस होगा, तो यहाँ पे एस होगा। ओके, तो ये एक निमोनिक मान लो या पहला ही वर्ड है ये हर वर्ड का, आप लोग किसी तरीके से यही सीक्वेंस में याद रखें, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये देखा तो इसमें क्या था, पहले सोवरन, फिर सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है और इन वर्ड का मतलब भी हम लोगों ने देख लिया। अब जो प्रस्तावना जो है, एक क्वेश्चन ये बनता है आगे, उसमें लिखा भी है मैंने कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है या नहीं है। तो ये चीज के लिए एक केस था, केशवानंद भारती बनाम भारत केस जो था, केशवानंद भारती केस 1973 का, उसमें ये चीज मानी गई है कि जो संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है। ओके, ये कौन से केस में बताया गया, सबसे पहले बताया गया केशवानंद भारती बनाम, ये केशवानंद भारती जो केस 1973 का जो केस है, इसमें बताया गया था कि जो भारत की प्रस्ताव सॉरी जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही अंग है। ओके, और संविधान की जो प्रस्तावना है इसको रीवेरीफाई किया गया था, एक एलआईसी केस था, ये भी आगे लिखे हैं 1995 में, उससे रीवेरीफाई किया गया कि उसने भी रीवेरीफाई किया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। उसके बाद अब संशोधन प्रस्तावना में हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने प्रस्तावना कौन कौन से वर्ड ऐड किए हैं, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए हैं, राष्ट्रीय एकता वर्ड ऐड किए हैं। तो ये 3 वर्ड हम लोगों ने ऐड किए हैं, एकता व अखंडता, ये 3 वर्ड हम लोगों ने ऐड किए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन भी हुआ है। अब वही चीजें जो हम लोगों ने अभी देखी हैं, वही चीजें अब थोड़ी सी मैंने लिख दी हैं, जिसमें कंपोनेंट से लिखा है। पहला क्या है, सोर्सेज एंड अथॉरिटी। तो प्रस्तावना क्या स्पष्ट करती है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा अपनाया गया है। ओके, और यह कहाँ से चालू होता है, हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होता है और लोकतंत्र की भावना और जनसंख्या का प्रतीक है। क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है प्रस्तावना, हम भारत के लोग से, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लोकतंत्र की भावना और जनसत्ता का प्रतीक मानी जाती है। अब इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों को याद रखनी है, जैसे कि ये 3 टाइप की क्या है, जस्टिस दी है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 5 टाइप की लिबर्टी दी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद 2 टाइप की इक्वलिटी दी है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और फ्रेटर्निटी 2 टाइप, जिसमें फ्रेटर्निटी जो अश्योर करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, और ये डेट ऑफ एप्लीकेशन 26 नवंबर 1949 और एक्सेप्टेंस ये चीज है। ओके, तो इससे आप लोग देख लें। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो जो हम लोगों का जो प्रस्तावना है उसके उद्देश्य क्या है, तो वो 4 उद्देश्य हैं, जिसमें कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये चीज हम लोग देख लिए, जस्टिस जो है 3 प्रकार की दी है, 5 ये, उसके बाद इक्वलिटी 2 और ये 3। ओके, तो ये चीज है, ये क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव हैं किसके, प्रियम्बल के 4 ऑब्जेक्टिव हैं, जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर एडॉप्शन की डेट क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करने की घोषणा की गई थी। अब वही क्वेश्चन कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, तो यह विषय एक समय विवाद का कारण भी रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में इसके निर्णय आए थे। अब क्या क्या आई थी, सबसे पहला केस था बेरूबारी केस। तो बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या अंग नहीं माना था संविधान का। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जो 1960 में हुआ। फिर उसके बाद केस था ये 1973। तो ये इंपॉर्टेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, जो आपको ये 3 याद रखने हैं संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड। तो बेरूबारी मामला में क्या माना गया था, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर 1973 में जो केशवानंद भारती केस है उसमें क्या माना गया कि ये हिस्सा है संविधान का। फिर उसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया मामले में फिर से उसकी पुष्टि की गई कि संविधान का हिस्सा है, यानी कि ये 2 सेम है और इसमें नहीं माना गया। अब ये जो केस थे उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया है। ये था मामला जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था। ओके, और इसमें मुद्दा क्या था कि क्या संविधान की प्रस्तावना 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। ये मुद्दा था इसका कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। ओके, तो इसमें क्या बताया गया, याचिका जो करता था यानी कि जिसने दलील डाली थी उसने क्या बोला था कि जो आर्टिकल नंबर 368 जो पार्ट 20 में दिया हुआ है, इसमें क्या है, संविधान संशोधन के लिए है आर्टिकल नंबर 368। तो उसमें संविधान के संशोधन शक्ति उपयोग संविधान की मूल जो विशेषता है बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना उन मूल तत्वों को दर्शाती है, इसलिए उसमें संशोधन
नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब क्या है, इस याचिकाकर्ता ने ये चीज बताई थी कि अगर इसे संशोधन किया जा सकता है तो ये क्या है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव भी हो सकता है। ठीक, ये चीज बताया गया कि जो बेसिक फीचर है उसमें उसे बदला नहीं जा सकता, तो जो प्रस्तावना है उनके मूल को दर्शाती है, तो इसमें कैसे संशोधन किया जाएगा, यही कुछ का क्वेश्चन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि संविधान सबसे पहले तो हिस्सा है किसका, प्रेमबल जो है हिस्सा है किसका, संविधान का। ओके, यानी कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। और जो 368 के तहत की बात हो रही है कि इसके लिए अगर क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है प्रस्तावना में, तो उसने ये चीज बताया कि बिना यह संशोधन संविधान की मूल विशेषताओं को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कि अगर संशोधन किया जाएगा तो संशोधन करेंगे तब भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, संविधान की प्रस्तावना का, उसको नहीं बदला जाएगा। तो ये चीज हम लोगों को समझनी चाहिए कि इसमें यही चीज ये निर्णय दिया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन क्या हो, यह संशोधन संविधान की मूल जो विशेषता है यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ओके, और बेरुवारी केस जो 1960 में था, उसने यह जो निर्णय है, जो उसका निर्णय है उसको गलत घोषित कर दिया गया था। इसी केस में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले केस में जो 1960 में केस किया था बेरुवारी वाला, उसको खारिज भी कर दिया गया था, गलत घोषित कर दिया था। ओके, तो इसमें दो चीजें हैं सीधी कि इसी केस के द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसे अभिनव माना गया संविधान का, और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत, बट शर्त एक है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब केवल ये एक बार संविधान संशोधन हुआ, ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कुछ राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, और इसका आकार कैसा है, आयताकार, अनुपात क्या है, 2:3। ओके, तो ये याद रखना है 2:3 ये रेशियो है चौड़ाई और लंबाई का, यानी कि ये 2 है और ये 3 है, ये भी चीज याद रखना। ठीक, 2/3 है। और 3 कलर है, ट्राई कलर फ्लैग है हमारा, जो केसरिया, सफेद और हरा। तो केसरिया रंग हमें शक्ति और साहस का प्रतीक है, और सफेद रंग जो शांति और सत्य का प्रतीक है, हरा रंग फर्टिलिटी, डेवलपमेंट और शुभता का प्रतीक है। और इसमें बीच में ये क्या है, अशोक चक्र होता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अशोक चक्र में क्या है, गहरे नीले रंग है, और इसकी स्थिति क्या है, मध्य में, सफेद पट्टी के मध्य में है। और इसमें स्पोक्स कितनी है, 24 स्पोक्स यानी कि कीले हैं, और जो 24 घंटे के लगातार कार्य करने की प्रेरणा को दर्शाती हैं। जो इसमें 24 स्पोक्स हैं अशोक चक्र में, वो क्या दर्शाती हैं, जो 24 आवर हम लोग कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। और यह चक्र कहाँ से लिया है, सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है उसके शीर्ष पर स्थित चक्र पर आधारित है, और चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। यानी कि जितना ये इसकी चौड़ाई है उतना ही उसका डायमीटर है। ओके, ये चीज है। उसके बाद इंपोर्टेंट कुछ तिथियां व तथ्य, जैसे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया गया था, और इसका डिजाइन किसने किया था, पिंगाली वेंकैया जो थे, उन्होंने, एक कृषक और स्वतंत्रता सैनिक थे पिंगाली वेंकैया, उन्होंने इसका डिजाइन किया। और पहली बार तिरंगा जो है कब फहराया गया, तो 1906 में सच्चिदानंद प्रसाद बोस द्वारा कोलकाता में, और 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगर्ड में, जब सेकंड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ये तभी इन्हें क्या कहते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी इन इंडिया। तो 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ, ऐसे याद रखते हैं, तभी क्या है, सबसे पहले जर्मनी में जो है झंडा फहराया था किसने, मैडम बीकाजी कामा ने। फिर उसके बाद ध्वज का निर्माण का अधिकार केवल खादी ग्राम उद्योग आयोग के खादी ग्राम विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, मतलब खादी ग्राम उद्योग आयोग के पास में है। और यह केवल खादी, हाथ से बना सूती रेशम ही कपड़ा से बना झंडा ही कानूनी माना जाता है। और जो एक कमेटी थी किसके लिए, फ्लैग के लिए, ये कमेटी भी हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में, तो जो संविधान सभा में कौन कौन सी कमेटी बनी थी, तो उसमें जो फ्लैग के लिए कमेटी थी उसके हेड कौन थे, ये राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद कानूनी प्रावधान व नियम क्या है, कि जो ध्वज प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है, कि एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज 1950, अगर आपने इम्प्रॉपर यूज किया तो उसके लिए ये कानून है। और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, यानी कि किसी ने अगर हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान किया हम, तो उसको इन कानून के तहत में जो है ऑफेंस कानून के तहत दंड मिल सकता है। ठीक है, तो फ्लैग कोड 2002 प्रभावी तिथि 26 जनवरी 2002 से, यह पुराने सभी निर्देशों की परंपराओं और प्रथाओं को एकत्र करता है, और इसका उद्देश्य क्या है, सभी संबंधितों को सही मार्गदर्शन देना। अब कुछ विचार क्या है, जवाहरलाल जो नेहरू थे, उन्होंने क्या कहा था, यह केवल हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि हमारी समस्त मानवता की स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये कोड था।
उसके बाद नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया में देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय फूल जो हमारा क्या है, कमल, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, निलंबो न्यूसिफेरा। ओके। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका पेवोक्रिस्टिस ये क्या है, साइंटिफिक नेम। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, जिसका पैंथर टिग्रिस जो है नाम है, साइंटिफिक नेम, और ये साहस व गर्मा का प्रतीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये एनवायरमेंट हम लोग सारे एक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ है, ये दीर्घायु और अखंडता का प्रतीक है। ओके। और जो मैंगो है, मैंगो हमारा राष्ट्रीय फल है, जिसे मैंगीफेरा इंडिका, और इसे फलों का राजा कहते हैं। यह भारत का सबसे व्यापक रूप से उगाया जाने वाला फल भी है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय नदी गंगा है, और ये भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है। इसमें अत्यधिक आर्थिक जीवन से रेखा, मतलब सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक जीवन रेखा जुड़ी हुई है। और ये हमारा जो डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, प्लेटनिस्टा गंगेटका, एक क्या है, संकटग्रस्त प्रजाति है जो इसी नदी में पाई जाती है। इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी माना जाता है। ओके। तो ये हमारे हो गए नेशनल सिंबल। उसके बाद नेशनल कैलेंडर जो हमारा क्या है, जो है राष्ट्रीय पंचांग, और इसमें प्रथम मास क्या है, चैत्र, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, और उसके बाद माघ, शीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये चीजें, ये हमारा क्या है, नेशनल कैलेंडर है। ओके। और इसमें 365 वर्ष का हम लोग जानते हैं सामान्य वर्ष है, और जिसमें स्टार्ट कहाँ से होता है ये वाला कैलेंडर, ये 22 मार्च से स्टार्ट होता है। और अगर लीप वर्ष है, जिसमें 366 दिन होते हैं, ये ज्योग्राफी में कंसेप्ट पढ़ेंगे लीप वर्ष का कैसे बढ़ता है, जो है हर 4 वर्ष में कैसे लीप वर्ष एक आता है। तो लीप वर्ष है तो 21 मार्च से ये कैलेंडर चालू प्रारंभ तिथि मानी जाती है। और इसका जो सरकारी उपयोग में कब लिया था, 22 मार्च और से सरकारी उपयोग में लाया गया था। 22 मार्च को जल दिवस भी होता है। ओके। ये चीजें हैं। तो नेशनल कैलेंडर हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। उसके बाद नेशनल गेम्स की अगर बात करें तो हमारा कोई भी राष्ट्रीय गेम नहीं है। अगर ऑप्शंस में अगर क्रिकेट, अगर हॉकी आता है, और कोई भी इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शंस नहीं है तो इसमें से हम लोग हॉकी को चूज कर लेंगे, क्योंकि हॉकी सबसे ज्यादा हम लोगों ने ओलंपिक में जीती थी लगातार। 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, इस वजह से। वैसे एक्चुअल में तो कोई भी राष्ट्रीय गेम्स नहीं है भारत का, लेकिन जो हॉकी अगर ऑप्शंस में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, ऐसा ऑप्शंस कोई नहीं है, तो उसमें हम लोगों को हॉकी लगाना पड़ेगा अगर हॉकी ऑप्शंस में है। और अगर नन ऑफ दीज अगर ऑप्शंस में आ गया तो इसमें से इनमें से कोई नहीं हम लोग ऑप्शंस लगाएंगे। उसके बाद रुपी का सिंबल, हम लोगों का रुपी का सिंबल और रा ये है। ठीक है। और जो कि कहाँ से लिया है, देवनागरी के रा से और रोमन आर का मेल है। और इसलिए डिजाइन किसने किया था, उदय कुमार, जो कि आईआईटी बॉम्बे के थे। और ये अडॉप्ट हमने कब किया, 15 जुलाई 2010 को। ओके। और इसमें ऊपर की 2 समांतर क्षैतिज रेखाएं हैं जो राष्ट्रीय ध्वज के बराबर के चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओके। ये चीज याद रखना। उसके बाद नेशनल एंथम की बात करें, जो हमारा जनगण मन है, जो कि किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। और ये 1911 में बंगाली में लिखा गया। फिर 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया। और प्रकाशन, ये भारत विधाता नामक तत्वबोधिनी जो पत्रिका है, उसमें भारत विधाता के नाम से तत्वबोधिनी पत्रिका में जनवरी 1912 में इसे प्रकाशित किया गया सबसे पहली बार। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया। और राष्ट्रीय गान की जो स्वीकृति है, वो कब राष्ट्रीय गान को स्वीकृत किया गया, 24 जनवरी 1950 को। ओके। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसका जो गायन समय है वो क्या है, 52 सेकंड। और अगर संक्षिप्त शॉर्ट रूप में गाएंगे तो पहली बार अंतिम पंक्तियां तो वो 20 सेकंड। तो ये हमारा जनगण मन है, और ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसके बारे में आगे है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, 7 नवंबर 1875 में। और ये आनंद मठ से लिया गया है। 1882 में प्रथम गायन इसका 1896 में कोलकाता अधिवेशन में हुआ। और ये भाषा संस्कृत में, संस्कृत की भाषा से प्रस्तावित है। हिंदी में अरविंदो घोष ने 20, अंग्रेजी में अरविंदो घोष ने 20 नवंबर 1909 को गद्य में अनुवाद किया इसका। और राष्ट्रीय गीत रूप में ये स्वीकृति कब मिली, 24 जनवरी को, मतलब कि ये सेम राष्ट्रीय गान के इक्वल स्वीकृति मिली। और ये 1772 में बंगाल के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय गीत। अब स्टेट एम्बलम्स की बात करें तो ये सारनाथ, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, मूल स्तंभ, 4 सिंह पीठ से पीठ मिलाकर इसमें लगे हुए हैं। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है गवर्नमेंट का। इसमें क्या है, 4 शेर हैं जो कि आपस में, इसके पीछे भी एक है। उसके बाद इसमें जो नीचे जो पट्टी है, इसमें कौन कौन से हैं जानवर, तो उसमें हाथी है, घोड़ा है, बैल है और सिंह है। ओके। और इन जानवरों के बीच में व्हील ऑफ लॉ या धर्मचक्र बना हुआ है, ये व्हील ऑफ लॉ। और फिर नीचे जो नीचे के आकार में कमल जो है, कमल की पत्तियां, वो पत्तियां बनी हुई हैं। और
राज्य प्रतीक के रूप में इसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया और ये एक बलुआ पत्थर के टुकड़े से निर्मित है और राज्य प्रतीक के रूप में इसको शामिल किया और इसमें 3 सिंह दिखाई देते हैं, चौथा इनके पीछे छिपा है जैसे कि हमने बताया और ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। और इसमें क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तन के दाएं बैल हैं और बाएं घोड़ा है। ठीक है, ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। और इसका आदर्श व्याख्या क्या है, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद जो हमारे हैं वहां से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, सत्य ही विजयी होता है और ये दो देवनागरी लिपि में अंकित है, सत्यमेव जयते। उसके बाद आप देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। अब ये सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक हम लोग देखते हैं आज का, जो कि क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो पार्ट किसने में दिए हैं, पार्ट 18 में दिए, 17 में दिए हैं और इनके आर्टिकल 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। अब संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी और संघ की राजभाषा होगी, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ना कि नेशनल लैंग्वेज। तो हमारे देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अंक प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों के रूप में जैसे 1 2 3 का प्रयोग किया जाएगा। तो और अंक प्रणाली की बात करें तो हम लोग जो इंटरनेशनल जो मानक है उनकी तरह से हम लोग 1 2 3 का उपयोग करेंगे। जो देवनागरी लिपि है उसके अंकों का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी की भाषा हम लोग देवनागरी की लिपि में यूज करेंगे। तो यही सारा दिया है पार्ट 17 में। अब इसमें जो आर्टिकल है पार्ट 17 में वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है 343, जिसमें ही क्या बताया गया है कि केंद्र की जो संघ की भाषा है, राजभाषा, वो क्या है, हिंदी। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी देवनागरी लिपि में। ओके, और संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। फिर उसके बाद 344 में क्या है कि राजभाषा पर जो संसदीय आयोग और समिति की व्यवस्था की गई है। मतलब राजभाषा आयोग का गठन किसमें लिखा है, आर्टिकल नंबर 344 में। फिर 345 में क्या लिखा है, राज्य की, मतलब कि ये स्टेट लेवल की राजभाषा के बारे में बताया गया 345 में। और राज्य अपनी एक या अधिक भाषा को राजभाषा घोषित कर सकता है। ये भी चीज आर्टिकल नंबर 345 में बताएगी कि कोई भी राज्य है वो एक से अधिक अपनी राजभाषा घोषित कर सकता है। फिर 346 में क्या लिखा है कि एक राज्य दूसरे राज्य से या राज्य केंद्र से जो कम्युनिकेशन करेगा वो कौन सी भाषा में करेगा, ये चीज बताई गई है कौन से 346 में, कि एक राज्य दूसरे राज्य से या राज्य संघ के बीच में जो संचार है, संचार हेतु राजभाषा, संघ की राजभाषा का उपयोग किया जाएगा। फिर 347 में क्या लिखा है कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के विशेष उत्पन्न यदि जनसंख्या पर्याप्त भाग आग्रह करता है तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता दे सकता है। अब 347 में लिखा है कि अगर कोई कम्युनिटी किसी भाषा का उपयोग करती है और कई सारे लोग हैं तो वो अगर आग्रह करेंगे तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता दे सकता है। ओके, फिर 348 में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रयुक्त जो भाषा में जो बिल हैं, अधिनियम हैं, उनके लिए जो भाषा है उसमें अंग्रेजी का उपयोग होगा। ये चीज आर्टिकल नंबर 348 बताता है। फिर 349 में कुछ भाषाओं से संबंधित विधायियों को बनाने के लिए विशेष प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुशंसा आवश्यक है इसमें। अब इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन सबसे पहले 1955 में राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आधिकारिक भाषा आयोग की स्थापना की थी और आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1956 में। और राजभाषा अधिनियम कब का है हमारा, 1963 का। और संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया और अधिनियम में प्रावधान क्या था कि 1965 के बाद हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी उपयोग जारी रहेगा। ये राजभाषा अधिनियम के अकॉर्डिंग बात हुई कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग भी कर सकते हैं। और संसद के कार्य, संघ के सभी आधिकारिक कार्यों का आधिकारिक उद्देश्यों में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। ये चीज इस एक्ट के बाद में आई और इसमें संशोधन हुआ 1967 में। ठीक है, और कुछ मामलों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग अनिवार्य है, ये बताया गया संशोधन के बाद में। ओके, और इसका उद्देश्य क्या है, गैर हिंदी भाषी राज्यों को आश्वस्त करना, क्योंकि जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती तो वहां पर अंग्रेजी का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। इस वजह से इसमें संशोधन किया गया 1967 में। और जो हमारा संविधान है उसकी 8वीं जो शेड्यूल है उसमें 22 भाषाओं को दिया गया है। अब ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, असमिया, बंगाली, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी और संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी। ओके, तो ये 92 अमेंडमेंट हुआ था एक संविधान के लिए, जिसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कि कौन कौन सी थी, अभी तो 22 है लेकिन पहले इनिशियल जो संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, फिर 22 हो गई। अमेंडमेंट को होके 71 अमेंडमेंट, 92 अमेंडमेंट, ये सारे अमेंडमेंट हुए। तो ये जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था भाषा के लिए तो ये था 92वें संविधान संशोधन 2003, जिसमें 4 भाषाओं को लास्ट में जोड़ा गया, जो कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, यानी कि BDMS।
ये बातें सबसे लास्ट में जोड़ी गई और 22 बातें हो गई। तो अब देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। तो आर्टिकल नंबर जो 263 है उसमें बताया गया है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। इसका मतलब क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल एक ऐसा संवैधानिक निकाय है जिसका स्थापना किसके लिए किया जाता है? राज्यों के बीच जो समन्वय और सहयोग के लिए। ओके, तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है क्यों बनाई गई है? क्योंकि अगर राज्यों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें उसके बीच में समन्वय हो सके, सहयोग हो सके, इसकी वजह से ये बनाई गई है और ये आर्टिकल नंबर 263 में है। और राष्ट्रपति को जब भी यह प्रतीत होता है कि लोकहित में निम्नलिखित कर्तव्यों युक्त एक परिषद की स्थापना आवश्यक है तो वह इसकी स्थापना करता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। ये भी पॉइंट याद रखें। ओके, अब कौन कौन सी चीजें, जैसे कि राज्यों के बीच अगर विवाद की जांच करना व सलाह देना, ये हो सकता है, या जांच और चर्चा करना जिनमें कुछ विषय राज्यों में साझा हित हो या संघ व अधिक एक से अधिक राज्यों के साझा हित हो। ओके, या ऐसे विषयों पर सवाल देना जिन पर राज्यों के बीच में समन्वय की आवश्यकता हो। तो इनमें से कोई भी चीज है तो एक जो है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हो सकता है। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा। और सरकार ने 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की थी। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 1988 में सिफारिश के आधार पर इस परिषद का गठन किया गया था और इसमें इसका चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री होता है और सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों व प्रशासक में दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री सहित सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। और 6 मंत्री केंद्रीय मंत्रीगण होते हैं जिसमें गृह मंत्री भी होता है और अन्य आमंत्रित मंत्री व अधिकारी आवश्यकता अनुसार। तो ये इसके सदस्य हो गए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संघ और राज्यों के बीच में सहयोग और समन्वय बढ़ाना और संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, यानी कि जो फेडरल सिस्टम है उसको मजबूत बनाना। और राज्यों की समस्याओं पर केंद्र स्तर पर चर्चा हेतु मंच प्रदान करता है इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल क्या है कि अगर कोई भी राज्यों के बीच में, केंद्र राज्यों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ओके, और जो कि आर्टिकल नंबर 263 में है। और उसके बेस क्या हो सकते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं? अगर राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो या केंद्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो, तो इस वजह से ये बनाया जाता है इंटर स्टेट काउंसिल। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्यों के बीच में समन्वय व कॉपरेशन को बढ़ावा देना। ओके, ये चीज है। और इसके सदस्य कौन है? ये सदस्य हैं मुख्यमंत्री, इसका प्रधानमंत्री चेयरमैन होता है और सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासक हैं या मुख्यमंत्री हैं वो इसके मेंबर हैं। और 6 केंद्रीय मंत्री इसके मेंबर हैं, गृह मंत्री भी उसमें इंक्लूडेड है और अन्य आमंत्रित सदस्य भी इसके मेंबर बन सकते हैं। ओके, अब ये जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये आप लोगों को याद रखने हैं कि ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है और कौन कौन से राज्य इससे संबंधित हैं, जो भी डिस्प्यूट है उससे। ओके, और उसकी गठन तिथि ये नहीं याद रखते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये तो जरूर याद रखना है कि जैसे कि गोदावरी जल विवाद जो है वो कितने राज्यों के बीच है? जो गोदावरी का पानी है उसके बीच में विवाद है राज्यों के बीच में, तो वो कौन कौन से राज्यों के बीच में, तो ये जरूर याद रखना। तो अधिकतर यही है कि जिन जिन स्टेट से जो नदियां गुजरती हैं उन्हीं स्टेट में जो है डिस्प्यूट होता है। जैसे कि गोदावरी का जल जो है महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी और आंध्र प्रदेश तक जाती है, तो उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये सारे उससे संबंधित डिस्प्यूट में राज्य हैं। और इसमें गठन कब हुआ था इसके ऊपर इंटर स्टेट काउंसिल का? क्योंकि ये विवाद था राज्यों के बीच में, तो एक इंटर स्टेट काउंसिल जो कि प्रेसिडेंट ने की होगी और इसको गठन किया गया था अप्रैल 1969 में। और 1980 में इसका निर्णय भी सुना दिया गया, यानी कि इसका निपटान भी कर दिया गया। फिर उसके बाद कृष्णा में, महाराष्ट्र कृष्णा का जो जल है, कृष्णा नदी का जल, वो भी उसमें भी डिस्प्यूट था। तो वो कौन कौन से राज्यों में था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। ये 1969 में और 1976 में इसका निर्णय भी निपटान भी किया गया। फिर नर्मदा नदी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। फिर रावी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, 1986 में, ये अभी भी लंबित है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी में 90 में, और ये भी अभी लंबित है। फिर उसके बाद कृष्णा जल का विवाद 2, ये पार्ट 1 था, ट्राइब्यूनल फर्स्ट, ये 2। इसमें कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है और ये अभी भी प्रक्रिया में चल रहा है। फिर बंसधारा है, फिर महादेवी नदी, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। तो ये सारे क्या है? इंटर वाटर डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया, ये अभी है। ठीक है, 8, ये इनको अब याद करना है। इससे रिलेटेड मतलब कि जैसे कि कौन सी नदी से रिलेटेड कौन से राज्य हैं, ये जरूर याद रखना आप लोग। ओके, ये सैलरी के बारे में है, ये आप लोग एक बार देख लेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसी तो चीज नहीं है जो बताना पड़े। ओके, अब देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोग एक बार इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं बीच में, जब हम लोगों ने लोकसभा के स्पीकर की पावर देखा था। तो ये चीज देखी थी उसमें पावर में कि लोकसभा का जो स्पीकर है
उसके पास क्या पावर थी, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वह डिफेक्शन करता है यानी कि कोई अपना दल बदलता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड कौन करेगा, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। ये चीज हमने उन्होंने पढ़ा था और थोड़ा सा वहां पे डिफेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग अब यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। तो डिफेक्शन का मतलब क्या है, डिफेक्शन का मतलब होता है पार्टी बदलना। ठीक, सबसे पहला चीज पार्टी बदलना क्या कहलाता है, डिफेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि पार्टी बदलने में क्या कंडीशन है कि वह अगर पार्टी बदलता है कोई मेंबर तो वह मेंबरशिप उसकी हट जाएगी या वह अपनी मेंबरशिप को खो देगा। तो उसके लिए ही लॉ ये बनाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, कि कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी ना छोड़ सके। अब कैसे, इसमें कंडीशन क्या क्या है कि अब कंडीशन में डिफेक्शन का मतलब तो हो गया कि चुनाव जीतने के बाद किसी एक राजनीतिक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना क्या कहलाता है, डिफेक्शन कहलाता है। अब इसमें मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कैसे हो सकती है। सबसे पहले अगर कोई पार्टी का मेंबर अगर वह जीतता है, चुनाव जीत कर पार्टी बदलता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है और फिर वह किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको दल बदल नहीं माना जाएगा और उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई जीता हुआ मेंबर अगर पार्टी चेंज करता है तो उसको डिफेक्शन माना जाएगा और उसके तहत उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर एक पार्टी का 1/3 मेंबर अगर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसको डिस्क्वालीफाइड डिस्क्वालीफाइड नहीं माना जाता था। कि अगर कोई पार्टी हुई है, जीती हुई पार्टी है, उसके 1/3 मेंबर अगर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसको अपना 1/3 जो मेंबर है वो या तो अपना एक नया ग्रुप बना लेते हैं या किसी पार्टी में शामिल होते हैं, तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाता था और उनको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब ये कंडीशन हटा दी गई है। ओके, ये कंडीशन हटा के अब क्या कर दिया गया है कि अगर 2/3 मेंबर, यानी कि अगर 1/3 मेंबर उठ के जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उन सारों को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अब वो कंडीशन हट गई है पहले, लेकिन 1985 से पहले यही कंडीशन थी। अब क्या होगा कि अगर 2/3 मेंबर यानी कि 66% अगर मेंबर किसी भी पार्टी के अगर दूसरी अपना ग्रुप बना रहे हैं तो वे डिस्क्वालीफाइड नहीं किए जाएंगे। तो ये एक तो कंडीशन वाला ये चीज हो गई। और डिस्क्वालीफाइड वाला हमने अभी एक बताया जिसमें कि अगर कोई मेंबर चुनाव जीतता है और वह दूसरी पार्टी में शामिल होता है जीत कर चुनाव, तो वह डिस्क्वालीफाई माना तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन कोई हरा पार्टी का कोई अगर हरा है अपना चुनाव और तब वह किसी पार्टी में शामिल हो गया तो कोई उसको डिफेक्शन नहीं मानेगा और उसको सदस्यता को कैंसिल नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है, अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब ऐसा है जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है और वह चुनाव जीतता है और वह किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा क्योंकि वह इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था और लोगों ने उसको चुना है इंडिपेंडेंट की वजह से, कि वह किसी दल में शामिल नहीं था, इसी वजह से उसको चुना है। और अगर वह व्यक्ति किसी पार्टी में शामिल होने की कोशिश करता है या शामिल होता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो पहली कंडीशन डिस्क्वालिफिकेशन की हम लोगों ने देख ली कि अगर कोई जीता हुआ पार्टी का मेंबर है और वो दूसरी पार्टी में जाता है तो डिस्क्वालीफाई होगा। दूसरी कंडीशन अब क्या आई कि अगर कोई इंडिविजुअल मेंबर है यानी कि किसी पार्टी से संबंधित नहीं है और वह चुनाव जीतता है और वह किसी पार्टी में शामिल होता है दूसरी में, इंडिपेंडेंट ना रह के वो दूसरी पार्टी में शामिल होता है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, तो 2 ग्राउंड हो गए। तीसरा, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, राष्ट्रपति द्वारा कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर उसने 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो भी वह डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो ये 3 कंडीशन में डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबर की। ओके, और चौथी कंडीशन जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है वो है 2/3 मेंबर अगर किसी पार्टी के उठ के अपनी नई पार्टी बना लेते हैं तो वह डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। कि 2/3 मेंबर का मतलब क्या हुआ कि पार्टी ही टूट गई, मतलब कि उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा उन 2/3 मेंबर को। तो 3 कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन की। अब वही चीज हम लोग देख लेते हैं डिटेल में और भी चीजें। ओके, तो सबसे पहले डिफेक्शन का मतलब हम लोग समझ गए। फिर क्या है, 1985 से पहले कोई भी सांसद या विधायक किसी भी पार्टी बदलता था तो उसे आयोग घोषित करने का कोई भी प्रावधान नहीं था, यानी कि 1985 पहले कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था। फिर जब 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ उसके तहत क्या लागू किया गया, उसके तहत कानून लागू किया गया और शेड्यूल नंबर 10 जोड़ी गई जिसमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया। और एंटी डिफेक्शन लॉ का जो है इम्प्लीमेंटेशन, अगर कोई मेंबर ये उल्लंघन करता है डिफेक्शन का तो उसको डिस्क्वालीफाई करेगा। और डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, उस हाउस का मेंबर, उस मेंबर नहीं, उस हाउस का अध्यक्ष करेगा। यानी कि अगर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देगा, अगर विधानसभा में है तो विधानसभा का अध्यक्ष उसको, उस मेंबर को, या इंडिविजुअल वाला या कोई भी कंडीशन जो मैंने 3 बताई उनमें से कोई भी ऐसा करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, और शेड्यूल 10 में क्या है, दल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है इसको। अब ये 3 वर्ग हैं, जैसे कि मैंने बताया पॉलिटिकल पार्टी के केस में, पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके केस में। उसके बाद इंडिपेंडेंट अगर कोई मेंबर, ये भी बता दिया, और नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में ये बता दिया। अब इसके वही अयोग्यता के ग्राउंड क्या क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड क्या क्या है, कि यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे तो क्या है, अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तब भी वह डिस्क्वालीफाई माना जाएगा जीत कर। और यदि कोई पार्टी अपनी पार्टी जो है उसकी विप के विरोध में वोट करे, यानी कि ये एक और ग्राउंड है कि अगर कोई पार्टी है तो हर पार्टी की एक विप होती है, यानी कि एक सर्वमति वाला डिस्कशन होता है कि किस बिल को एसेंट देनी है, किसको नहीं देनी है,
यानी कि एक पार्टी की विचारधारा होती है, एक पार्टी की एसेंट होती है, पूरी सहमति होती है, व्हिप जिसे कहते हैं, उसको अगर किसी उसके मेंबर ने, उस पार्टी के मेंबर ने फॉलो ना किया, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक, तो एक कंडीशन ये भी है। उसके बाद यदि कोई स्वतंत्र व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तब भी वह डिस्क्वालीफाई होगा, ये हमने अभी बताई दिया। फिर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के अंदर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तब भी वह डिस्क्वालीफाई होगा। तो ये 4 केसेस हैं जिसमें कि डिस्क्वालीफाई होते हैं। अब न्यायिक दृष्टिकोण में क्या है कि इस कानून के तहत अयोग्यता घोषित करना किसका अधिकार है? अध्यक्ष या सभापति का। ये मैंने बताई दिया कि जो हाउस का अध्यक्ष है या सभापति है, वही उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करेगा। और इसका जो फैसला है वो क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू के तहत आएगा। अगर अध्यक्ष ने किसी को डिस्क्वालीफाई किया है, तो उसका जो मामला है उसको जुडिशियल रिव्यू में आता है, यानी कि उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि वो सही है या गलत है। ओके, और ये केशवानंद भारती केस व क्वीटो हेलोन बनाम जे चिल्हू केस 1992 में ये चीज बताई गई थी, जुडिशियल रिव्यू वाली। ओके, अब ये अब थोड़ा डिटेल में दिया है, वही चीजें थोड़ी डिटेल में दिया है। डिस्क्वालिफिकेशन अब पार्टी से रिलेटेड, पार्टी के मेंबर से रिलेटेड क्या है कि या तो वह स्वेच्छा से अगर पार्टी का इस्तीफा दे रहा है जीतने के बाद में, अगर जीत जाता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी पार्टी का मेंबर अगर वह चुनाव जीतता है, उसके बाद अपना रेजिग्नेशन देता है, तो सदन में रेजिग्नेशन, चुनाव जीतकर सदन में पहुंचा था तो वह अयोग्य घोषित किया जाएगा अगर वह जीतकर अपना इस्तीफा देता है। दूसरा, अगर पार्टी के विपरीत मतदान या अनुपस्थित रहना, तब भी वह डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर वह पार्टी की जो मत है, यानी कि पार्टी का जो व्हिप है, उसके विरुद्ध अगर वह काम करता है, यानी कि उसके विरुद्ध अगर वोटिंग करता है किसी के लिए, तो भी क्या कहलाया जाएगा? उसे डिफेक्शन कहलाया जाएगा और उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा, या अनुपस्थित रहता है तब भी। ओके, फिर उसके बाद अब स्प्लिट क्या है? स्प्लिट के बारे में मैंने बता दिया। पहले क्या था कि 1/3 मेंबर अगर अलग हो गए किसी पार्टी के, तो उसे स्प्लिट कहा जाता था। 1985 से पहले की ये बात है। तब अगर ये मेंबर अलग हो गए तो उसे स्प्लिट कहलाता था ये, और उन मेंबर को अयोग्य नहीं ठहराया जाता था, यानी कि उनको कोई भी उनका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता था पहले। कब? 1985 पहले। लेकिन तब ये संविधान संशोधन हुआ, फिर क्या है, इसको अब ये अमान्य घोषित कर दिया गया। जो 91 संविधान संशोधन 2003 है, उसके तहत क्या है, 1/3 मेंबर को स्प्लिट की मान्यता देने का प्रावधान हटा दिया गया। यानी कि जो स्प्लिट वाला ये फीचर है, ये कब हटा दिया गया? जब ये 91 संविधान संशोधन 2003, इसी संशोधन से क्या है कि जो प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में 15% ऑफ मेंबर रख सकता है, और दिल्ली केस में 10% मेंबर रख सकता है। यही अमेंडमेंट में ये दोनों चीजें आई थी कि 1/3 अगर मेंबर स्प्लिट करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पहले लेकिन ऐसा नहीं होता था, और अब कोई स्प्लिट विभाजन के बहाने दल बदल से नहीं बच सकता, यानी कि अब इस मामले को खत्म कर दिया गया। अब लेकिन क्या है, अब इसके बाद मर्जर है। अब मतलब कि अब मर्जर के तहत बचा जा सकता है, जिसमें कि अब मर्जर है क्या कि जिसमें 2/3 सदस्य किसी पार्टी के अगर अलग होकर दूसरे दल में मिल जाते हैं, तो इसे विलय कहा जाएगा, मर्जर। और कोई भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं माना जाएगा, यानी कि उनको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो विलय के कारण कोई भी सदस्य अगर पार्टी छोड़ता है और 2/3 बहुमत के साथ हुआ है, तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, और इसका जो काम कौन करेगा अयोग्यता का, ये हम लोग जानते हैं, कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर इंडिपेंडेंट मेंबर के बारे में यही है कि यदि किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते हैं कोई व्यक्ति, उनकी व्यक्तिगत छवि के अनुसार उनको चुनाव में वोट मिलते हैं और वह जीतते हैं अगर, तो वह वे कब अयोग्य कहलाएंगे? अगर वह जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं, वही चीज लिखी है। लेकिन ये क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र सदस्य के रूप में स्वतंत्र सदस्य किसी पार्टी से एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं, ना कि उसके मेंबर बन सकते हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखना है। ओके, तो अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, वो पार्टी के चुनाव जीत जाता है, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है वो चुनाव जीत जाता है और वह किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है, अगर वह शामिल होता है तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ओके, और वह काम कर सकता है किसी पार्टी से जुड़कर, लेकिन वो प्योरली मेंबर नहीं बन सकता। ये पॉइंट है। फिर उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर का यही हो गया कि यदि कोई नामित व्यक्ति 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा, और 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो अयोग्यता नहीं होगी। यानी कि जो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा 6 महीने के अंदर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, शामिल नहीं होता है, इसमें उल्टा हो गया ना ये, क्योंकि ये चीज सही है कि यदि कोई 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाता है तो अयोग्य नहीं है। ओके, और 6 महीने के बाद की बात है, यहाँ पे अगर बाद लिख देंगे तो सही हो जाएगा, तो अयोग्य हो जाएगा। 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो अयोग्य कहलाएगा। ओके, तो ये चीजें हैं इंडिपेंडेंट मेंबर की, ये हो गई। फिर उसके बाद डिसाइडिंग अथॉरिटी, तो ये पता ही है। उसके बाद आप देखते हैं संविधान संशोधन। अब संशोधन क्या है? संविधान संशोधन क्या है कि संविधान में किसी चीज का जुड़ना, हटना या मॉडिफिकेशन। तो संविधान संशोधन क्या है कि संविधान में किसी प्रावधान का जुड़ना और किसी का हटना या उसका मॉडिफाई करना। और ये पार्ट 20 में आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है।
अब और इसका अधिकार केवल पार्लियामेंट को है, संविधान संशोधन का अधिकार पार्लियामेंट को है। ओके, अब संविधान कठोर भी है और फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ संविधान संशोधन में सिंपल मेजोरिटी की भी आवश्यकता होती है। ओके, तो रिजिड भी है, कहीं फ्लेक्सिबल भी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि भारतीय संसद को संविधान की मूल विशेषताओं में संशोधन करने की अनुमति नहीं है। यानी कि पार्लियामेंट के पास है संशोधन की पावर, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो उसमें संशोधन करने की अनुमति नहीं है। और यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के जो ये केस हुआ था केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में, ये चीज बताई गई थी कि आप संशोधन कर सकते हैं संविधान में, बट उसके बेसिक ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते, जो मेन उसका आधार है। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या क्या चीजें बताएंगी कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। कि संविधान की सर्वोच्चता कम नहीं होनी चाहिए अगर संशोधन करते हैं, तो ये चीजें क्या है बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। कि भारत का जो सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता नहीं हानि होनी चाहिए। ये सारी ग्राउंड्स बताई गई कि ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, इनमें बदलाव नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू, फेडरल करेक्टर, रूल ऑफ लॉ, इंटीग्रिटी, और ये भारत की राष्ट्र की एकता व अखंडता, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन, इक्वलिटी प्रिंसिपल, निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव व इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की सीमाएं, मौलिक अधिकारों का अंतर्निहित भावना और सिद्धांत, ये सारी चीजें बताई गई। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया, भले ही संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास हो, लेकिन वह संविधान की मूल जो आत्मा है उसको नहीं बदल सकता। ये चीज बताई गई थी। ठीक है, तो मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 में ये चीज तो बताई गई है, और उसमें दो विधियां बताई गई। एक तो विशेष बहुमत द्वारा संसद में संशोधन, एक विशेष बहुमत प्लस राज्य की विधानसभाओं की मंजूरी। तो ये दो प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। एक तो विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी, और एक विशेष बहुमत प्लस राज्य विधान सभाएं हैं उनकी भी मंजूरी। ओके, तो जो विशेष बहुमत है उसमें क्या है, कुल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उसको क्या कहा जाता है, स्पेशल मेजोरिटी। अब कुछ मामलों में उपरोक्त विशेष बहुमत के अलावा, मतलब कि ये प्लस विधानसभाओं की मंजूरी, इसमें क्या होता है, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सिंपल मेजोरिटी से स्वीकृति। ओके, इसमें ये दो प्रकार से अमेंड होता है। और जो संविधान संशोधित करने के लिए 3 प्रमुख विधियां हैं, जिसमें कि एक तो दो अंडर है 368 में, कौन कौन सी है, एक विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति। ये दो हैं कौन से आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए, और एक 368 के बाहर है जो कि सिंपल मेजोरिटी वाला। ओके, तो अब देख लेते हैं कि जो 368 के अंतर्गत वाली प्रक्रिया। तो सबसे पहले क्या है कि ये संसद के पास में है ये पूरा अधिकार। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद में ही शुरू की जा सकती है। प्रस्तावना इसमें क्या है, संविधान संशोधन विधेयक के रूप में आरंभ होती है, और यह विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है। और कौन पेश करेगा, कोई भी मंत्री पेश करेगा, प्राइवेट सांसद करेगा, प्राइवेट मेंबर कोई भी पेश कर सकता है। और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति इसमें नहीं होती है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं, ये हम लोगों ने तब भी बिल में पढ़ा था कि इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, और राज्य विधानसभाओं से ये विधेयक पेश नहीं किए जा सकते। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो हमेशा कहाँ पे पेश होंगे, लोकसभा में। ये भी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, हमेशा लोकसभा में, ये राज्यसभा में डायरेक्टली पेश नहीं होंगे, यानी कि लोकसभा में पेश होंगे फिर राज्यसभा में जाएंगे। और विधेयक पारित कैसे किया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से ये पारित करना अनिवार्य है। अब विशेष बहुमत का अर्थ क्या है, यही कि सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक प्लस जितने भी उपस्थित मेंबर है उनका 2/3 से पारित होना, दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। और संयुक्त सत्र इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए जो ज्वाइंट सिटिंग है वो नहीं बुला सकते। और क्या है, संविधान संशोधन एक गंभीर और विशेष प्रक्रिया है, इसके लिए विशेष बहुमत, कभी कभी राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। ओके, अब संविधान में जो संघीय प्रावधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया, अगर फेडरल प्रोविजन में संशोधित करना है, यानी कि अब ऐसे स्ट्रक्चर में संशोधन करना है संविधान के जिसमें कि डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात हो रही है, तो इसके लिए क्या है, राज्य विधानसभाओं की भी सहमति चाहिए। ओके, नॉर्मल संविधान संशोधन में हम लोगों को स्पेशल मेजोरिटी का केस हम लोगों ने देख लिया कि 2/3 से लोकसभा से स्टार्ट होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए, फिर उसके बाद राष्ट्रपति साइन करके, और इसमें कोई भी वीटो पावर नहीं है, और ज्वाइंट सेटिंग का भी प्रोविजन नहीं है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव करना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा, तो क्या करना है, तो स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, साथ साथ में राज्य की विधानसभाओं से सिंपल मेजोरिटी से भी पास चाहिए, यानी कि 50% +1 का।
तो इसमें क्या है, इसमें संसद से पहले पारित हो जाएगा विधेयक स्पेशल मेजोरिटी से, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से भी बिल पारित होगा, तब फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज किया जा सकता है संविधान के। ओके, और राष्ट्रपति इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के बाद क्या होता है, केवल उसे स्वीकृति ही देना पड़ेगा, ना तो वह विधेयक वापस यानी कि वीटो नहीं लगा सकता, ना स्वीकृति से इनकार कर सकता है। और इसके लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ था कि इसके तहत राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक में अनिवार्य रूप से स्वीकृति देना आवश्यक है, यानी कि इसमें कोई भी वीटो नहीं डाल सकता। इसके लिए अमेंडमेंट कौन सा था, 24वां संविधान संशोधन 1971। अब उसके बाद सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या चीजें होती हैं, अब सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या चीजें होती हैं, और ये क्या है, आर्टिकल 368 के बाहर है। तो इनमें क्या क्या शामिल है कि नए राज्यों की स्वीकृति सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा बिल। ओके, फिर उसके बाद राज्यों के निर्माण व सीमाओं में बदलाव, राज्य विधानसभा जो विधान परिषद है उनका गठन, फोरम आर्टिकल नंबर 100, सांसदों का वेतन भत्ता, संसद में अंग्रेजी भाषा का उपयोग, राजकीय भाषा का उपयोग, नागरिकता संबंधित प्रावधान, 5वीं अनुसूची व 6ठी अनुसूची। तो इनमें इनके लिए क्या चाहिए, टोटल चाहिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। फिर स्पेशल मेजोरिटी के लिए क्या है, स्पेशल मेजोरिटी हम लोग समझ चुके हैं। तो इसमें क्या क्या है, जैसे कि फंडामेंटल राइट में अगर आपको चेंज करना है, डीपीएसपी में करना है, और वे सारे प्रावधान जो सिंपल मेजोरिटी में संशोधित नहीं किए जाते, वे सारे किससे किए जाएंगे, स्पेशल मेजोरिटी से किए जाएंगे। अब इसमें ये चीज पढ़ चुके हैं कि केवल विधेयक संसद में विधेयक पेश किया जाएगा, राज्य विधानसभाओं में नहीं किया जाता है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो और फिर उसके बाद संशोधन की प्रक्रिया, ये अभी हम लोगों ने देखा था कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है, संसद में विशेष बहुमत से बिल पारित करना होगा, कुल सदस्यों में उपस्थित का 2/3%, ठीक है, और फिर विधेयक को राज्य विधान सेवाओं में भेजा जाएगा और कम से कम आधे राज्यों को सरल बहुमत। ये चीज, ये प्रोसीजर रिपीट हो गया, ये लिखा है। ओके, अब इसके बाद ये है पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है, हम लोग देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हम लोग जानते हैं टोटल कितने पार्ट हैं, 20 पार्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं किसमें क्या चीज दी गई। तो हम लोगों का अभी ये पहला वाला चैप्टर बचा है, चैप्टर फर्स्ट, जिसमें की क्या दिया है, यूनियन एंड इट्स सिटीजन हम लोग कर चुके हैं, सिटीजनशिप। उसके बाद ये पार्ट 2 में है, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये इसमें हम कुछ नहीं बता पाएंगे, आप लोग बस एक बार देख लेना। उससे ये है, पहली बात तो आपको पता ही हो गए होंगे अब आजकल, लेकिन जो कुछ और बचे हैं उनको पार्ट नंबर भी पूछा जा सकता है, इस वजह से ये चीज एक बार आप लोग देख लेना। जैसे सिटीजनशिप पार्ट 2 में दिया है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 है, फिर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, ये भी हम लोग कर चुके हैं, जो कि 12 से 35 तक है, जिसमें आर्टिकल। पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें 36 से 51 तक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में देख लिया, यूनियन के बारे में देख लिया हम लोगों ने। फिर फेडरल ये स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 6 में है, 7 को रिपील कर दिया, हटा दिया गया है। फिर 8 में क्या है, 8 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हम लोगों को भी पढ़ना है, पढ़ लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद पंचायत, ये भी पढ़ना है, पढ़ लेंगे, पार्ट 9A और पार्ट 9B, यानी कि म्यूनसिपलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर उसके बाद पार्ट 10, ये हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। तो ये सारे पार्ट हैं, उनसे संबंधित आर्टिकल है, और इनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये इकट्ठा मैंने लिख दिया, आप लोग पढ़ लेना इसको। ओके, फिर इसके बाद शेड्यूल है, ये हम लोग जानते हैं हमारी गवर्नेंस के लिए क्या शेड्यूल जो है दी गई है संविधान में, और जो कि कितनी है, 12 शेड्यूल है, और इनमें क्या क्या दिया है आप लोग एक बार देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये इनमें से मैक्सिमम हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ लिए हैं, 2-4 बचे हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। जैसे कि पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल है हम लोग देख लेंगे, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कल हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद यूनियन एंड स्टेट्स वाले आर्टिकल बाकी हम लोगों ने कर लिए हैं, जैसे कि आर्टिकल 1 में क्या है, ये हम लोग कल देखेंगे, 3 वाला भी देखेंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल 14 में क्या है दिया है, इक्वलिटी, ये फंडामेंटल राइट हम लोगों ने देखा। फिर 16 में क्या है, ये अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी 17 में है। आर्टिकल 19 में क्या है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी फंडामेंटल राइट के हैं ये सारे। फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21A शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्षों के लिए, ये फंडामेंटल राइट है उनका शिक्षा का। फिर उसके बाद आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता है। 30 में क्या है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करना व संचालित करना। फिर आर्टिकल 32 में क्या है, मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु रिट याचिका, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32 में दी गई थी। 38 में क्या है, ये हमारा डीपीएसपी समाज कल्याण हेतु है। फिर उसके बाद आर्टिकल 44 ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये समान नागरिक संहिता। 45 में ये 6 वर्ष से कम वर्ष के जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए शिक्षा का प्रावधान है। फिर 46 आर्टिकल क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक व आर्थिक उन्नति। फिर ये आर्टिकल 50 में क्या है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करना। फिर इंटरनेशनल पीस 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि 11 है टोटल, उसका कमिटमेंट भी देख लिया था। फिर उसके बाद 52 में राष्ट्रपति है, 53 में उसकी संघ की एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, उसके संघ की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति में नहीं है, ये 43 में। 44 में उसका निर्वाचन है। 61 में इम्पीचमेंट है, उपराष्ट्रपति 63 में। 64 में राज्य विधानसभा का सभापति है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है।
72 में अगर डिस्प्यूट हो जाता है उनके, तो उसमें क्या होता है, सॉरी 72 में, 71 में है वो डिस्प्यूट अगर हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी है उसका डिस्प्यूट सुलझाने के लिए प्रेसिडेंट व वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। और 72 में क्या है, 72 में राष्ट्रपति के दंड को माफ करने वाला पार्डन पावर है, ठीक है, राष्ट्रपति की। 74 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक होगी सलाह देने के लिए राष्ट्रपति के लिए। ओके, अब स्टेट की निकालने तो प्लस 89 जोड़ लेना। 74 में 89 अगर जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 13 1 8 14 15 और 16। 163 में क्या होगा कि ये क्या है, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहायता देने पर देना, ये 74 में। और 163 में क्या होगा कि जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद का गवर्नर को सलाह देना, ठीक, क्योंकि ये स्टेट की बात करेगा। स्टेट के सारे आर्टिकल कितने आ जाते हैं, स्टेट के आर्टिकल आ जाते हैं 89 जोड़ के। तो 74 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल। 78 में क्या है, प्रधानमंत्री के दायित्व राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में। तो इसमें अगर 89 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सीएम का राइट जो गवर्नर को इंफॉर्मेशन देना। 79 में क्या है, पार्लियामेंट। 80 में राज्यसभा, लोकसभा 81 में। उसके बाद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है। अब अगर राज्य विधानसभा के देखेंगे तो 89 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, 80 और 92 192 में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 110 में धन विधेयक, 112 में बजट के बारे में दिया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑर्डिनेंस दिया है राष्ट्रपति का, और गवर्नर का 213 में है। फिर उसके बाद 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। 137 में ये 137 सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसलों का जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में दिया। 137 में 141 में क्या है, सभी अदालत में बाध्यकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। फिर 143 में एडवाइजरी जुडिक्शन है, जो राष्ट्रपति सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से। 148 में ये कैग के बारे में दिया है, कैग के जो कर्तव्य है वो 149 में। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। फिर 161 में राज्यपाल को दंड माफ करने की शक्ति। फिर उसके बाद 163 में राज्यपाल को परामर्श देना हेतु मंत्रिपरिषद, ये हम लोगों का 163 निकल के आया था मंत्रिपरिषद के गवर्नर वाला। तो यही सेम है। 167 में क्या है, मुख्यमंत्री के दायित्व राज्यपाल को जानकारी देना। अब यहाँ पे ये था जो था उसमें, ये इसमें 189 अगर माइनस कर देंगे किसमें, 167 में 89 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 7 2 8 8 और यहाँ बचा 15 8 और 15 माइनस 8 इक्वल टू 5 नहीं 6 7 बचा ना। तो कितना है, 7 और 8, 78 में ये चीज दी गई है। तो प्रधानमंत्री का दायित्व है राष्ट्रपति को जानकारी देने का संबंध में। अब इसमें 78 आया तो 167 में क्या, अगर इसमें ये जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा ये, तो इसमें क्या है, ये मुख्यमंत्री का दायित्व आ गया। तो सेम चीजें हैं ये, तो सेम आप लोग देख लेना। फिर उसके बाद क्या है, आर्टिकल 200 में राज्यपाल का विधेयक को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति के लिए आरक्षण कर लेते हैं। 202 में विधानसभा को वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में था ये, इसमें ठीक। फिर उसके बाद 210 में राज्य विधानसभा में प्रयुक्त भाषा है। 213 में राज्यपाल का राज्य विधानसभा में अवकाश। फिर 214 में है क्या, हाई कोर्ट के बारे में। 217 में उच्च न्यायालय के नागरिकों की मुक्ति की सेवा करते हैं। 226 में वही है कि जैसे आर्टिकल 32 के तहत वहां जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये 226 में ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट का आनंद होता है या कोई लीगल राइट के लिए। 239 ये हम लोग कल पढ़ेंगे, दिल्ली यूनियन टेरिटरी वाला, तो दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। पंचायत 247 बी में, सी में उनकी संरचना है। 247 सी में पंचायत संरचना। कर्तव्य जी में है, के में ये है। 247 डी में आरक्षण है। 247 आई में वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद है 249 में यही है, संसद राज्य स्टेट में कानून बना सकती है, ठीक है। 62 में राज्य में नदियों या नदी घाटी का जल विवाद। 262 में 263 में ये इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हम लोगों ने आज ही पढ़ा। फिर 266 में कंसोलिडेटेड फंड इंडिया। 267 में ये हमारा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। फिर 275 में केंद्र राज्यों के बीच संबंध। 280 में वित्त आयोग है। 300 ए में ये 300 ए में हम लोग जानते हैं ये क्या है, संपत्ति का अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के तहत, ये 300 ए में आ गया। फिर 312 में ऑल इंडिया सर्विस। 315 में केंद्र और राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया। 315 से 23 तक वो दिया है, 315 से 23 तक। फिर 320 में लोक सेवा आयोग की कार्य है। फिर 323 के ए में प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बताया है, 323 के ए में। फिर उसके बाद 324 में क्या है, चुनाव आयोग। 326 में 18+ वाले वोट यूनिवर्सल एडल्ट पंचायत। 330 में अनुसूचित जाति ये आयोग कमीशन है। 338 में नेशनल कमीशन है। 338 और 330 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है ये, ओके। फिर 340 में पिछड़े वर्ग की स्थिति जांचने के लिए। फिर हिंदी भाषा आयोग 347 में, ये हम लोगों ने अभी देखा। 345 में राज्यों की राजभाषाओं के लिए अधिकारिक भाषाएं। 352 में नेशनल इमरजेंसी,
ठीक, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 365 में केंद्र राज्यों का पालन न करने पर राष्ट्रपति शासन, ये भी हम लोगों ने इमरजेंसी में पढ़ा था। 360 में संविधान संशोधन और 370 में जम्मू कश्मीर का स्थायी प्रावधान, जो कि अब रिपील हो चुका है। अब देख लेते हैं कुछ संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि पहला संविधान संशोधन क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी लैंड रिफॉर्म वाली, ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम वाली, जो कि जुडिशरी ग्रुप में संरक्षण के तहत ये अनुसूची बनाई गई। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसमें कि क्या हुआ कि एक हाई कोर्ट 2 राज्यों की हो सकती है, एक गवर्नर 2 से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर हो सकता है, और इसी में क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भी हुई थी, ठीक, 1956। इसमें क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों को विभाजित किया गया था और कैटेगरी ABCD श्रेणी राज्यों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, और राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया गया था। और इसके लिए हम लोग जो कमीशन है वो लोग देख लेंगे, जो 1953 में फजल अली कमीशन था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था 1956, उसका बेस क्या था, फजल अली आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट थी उसके बेसिस पर भाषाई आधार पर पूरे देश को बांटना, और ये कब हुआ था, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। और इसी में क्या, हाईकोर्ट और गवर्नर एक से अधिक राज्यों के हो सकते हैं। फिर 24वां, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा अभी जस्ट, कि संविधान किसी विभाग में संशोधन मौलिक अधिकार में शामिल है। संविधान किसी विभाग में संशोधन का अधिकार स्पष्ट से दिया गया है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है, और राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य बना दिया कि संशोधन विधेयक अपनी स्वीकृति देंगे। तो यही चीज अभी हम लोगों ने पढ़ी, ये वाली सेकंड वाला पॉइंट, जो कि 24वां संविधान संशोधन 1971 में कि अमेंडमेंट वाले जो बिल को राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। फिर 31वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, सीटें बढ़ाई गई थी 525 से 545, ओके। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था, 1975 में सिक्किम को 22वां भारत का राज्य बनाया गया था। फिर 42वां, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोविजन किए गए थे, तभी इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है। तो इसमें क्या है, इमरजेंसी के समय इसको लगाया गया था, और इसलिए 11 नवंबर 1976 को पारित हुआ, और राष्ट्रपति की स्वीकृति इसे 18 दिसंबर 1976 को मिली इस संविधान संशोधन की। इसमें प्रावधान क्या थे कि प्रस्तावना में जो वर्ड अभी हम लोगों ने देखा, 42वें संविधान संशोधन से एक ही बार प्रेमबल में अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि सोवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर जो है, और डेमोक्रेटिक गणराज्य, ये चीज बदला गया। जो पहले था संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को बदलकर क्या जोड़ दिया गया, सामाजिक पंथनिरपेक्ष वर्ड इसमें जोड़ दिया गया, और राष्ट्र की एकता को बदल दिया गया राष्ट्रीय एकता और अखंडता में। तो अखंडता और ये समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये 3 वर्ड जोड़ दिए गए। उसके बाद संसद की सर्वोच्चता के बारे में बताया गया कि संसद अन्य सभी सरकारी अंगों पर सर्वोच्चता प्रदान करेगी। नेशनल इमरजेंसी में आंशिक क्षेत्र में आपातकाल घोषित का अधिकार मिल गया, मतलब कि इसी में क्या हुआ, राष्ट्रपति को किसी भी आंशिक क्षेत्र में भी नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार मिल गया। पहले ये पूरे देश में लागू था। फिर उसके बाद क्या हुआ, न्यायपालिका की शक्ति में कटौती कर दी गई। कौन से संविधान से, 42 में ही से। तो इसमें क्या किया गया, न्यायपालिका की जो शक्ति है उनके अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया गया, और संविधान को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। फिर उसके बाद जो निर्देशक सिद्धांत हम लोगों ने देखा था, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, सॉरी अभी नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, ये है मौलिक अधिकार पर भी यदि आवश्यकता हो तो DPSP को प्राथमिकता दी जाए, ये चीज करी गई इसी में। फिर मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटी जो कि मैं बता रहा था, स्वर्ण सिंह समिति 1976, ये भी 10 इसी संविधान संशोधन के तहत छोड़ी गई। लोकसभा का कार्यकाल इमरजेंसी में 1 साल बढ़ना, ये भी है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया जाना, ये भी इसमें था। फिर केंद्रीय सशस्त्र बलों का उपयोग कानून व्यवस्था की स्थिति में निपटने के लिए केंद्र सरकार सशस्त्र बलों के उपयोग का अधिकार मिला इसी संविधान संशोधन से। और सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामले और आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों के लिए ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई। फिर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें क्या हुआ, इसमें कौन कौन से प्रोविजन जो लाए गए, इसमें पुनः जो लोकसभा का व राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, और संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार नहीं रहा, वह कानूनी अधिकार कर दिया गया 300A में, ठीक है, 300A के तहत में लीगल राइट बना दिया गया। और जो 44वां संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था उसको आर्म्ड रिबेलियन में बदल दिया गया, या सैनिक सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया, ओके। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 डिफेक्शन वाली अनुसूची को लाया गया 10वीं, ओके। फिर उसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1988 में इसमें मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई, ओके। फिर उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 में क्या, दिल्ली को NCT घोषित कर दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। फिर 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो अनुच्छेद नंबर 54 में संशोधन किया गया, और राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पौंडीचेरी को शामिल किया गया 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया,
ये पंचायती राज की व्यवस्था की गई, SC/ST के लिए आरक्षण, प्रत्येक सीट में प्रत्यक्ष चुनाव और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 का आरक्षण। ये पंचायत में ये सारी चीजें 73वें संविधान संशोधन के बाद हुई। फिर 74वां संविधान संशोधन ये म्यूनिसिपलिटी के लिए हुआ। 79 में 1999 SC/ST और एंग्लो इंडियन के समुदायों के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया आगे। फिर उसके बाद 84th अमेंडमेंट 2001, इसमें क्या है, लोकसभा सीटों को डिलिमिटेशन कमीशन में फ्रीज कर दिया 2026 तक के लिए। और 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 साल तक के बच्चों की आयु के लिए फ्री शिक्षा, यही है नेशनल राइट टू एजुकेशन, मौलिक अधिकार बना दिया गया 21 में, और 45 में, आर्टिकल नंबर 45 में भी किया गया। फिर उसके बाद 87 में संविधान संशोधन 2003 में क्या किया गया, विधानसभा को डिलिमिटेशन की जो 2001 की जनगणना आधार बनाया पहले से 1991 था। तो 84 में संविधान संशोधन में क्या था, जनगणना का आधार 1991 की जनगणना काउंट की जा रही थी, अब इसमें 87 में 2001 की जनगणना का आधार बनाया है डिलिमिटेशन कमीशन में। फिर 89 में संविधान संशोधन में SC और ST के लिए आयोगों की जो है आयोग बनाई गई 89 में संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें 338 में SC के लिए, 338A में ST के लिए आयोगों का गठन हुआ। फिर 91 संविधान संशोधन 2003 में क्या है, विधानमंडल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में या कैबिनेट, जो हमारा केंद्र में जो प्रधानमंत्री है वो अपने कैबिनेट में कितने मिनिस्टर रखता है, 15% ऑफ द लोकसभा सीट, और विधानसभा में 15% ऑफ द विधानसभा सीट। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ को, और ये अधिनियम किसको जो करता है मजबूत, ये करता है एंटी डिफेक्शन लॉ को मजबूत करता है। फिर 92वां संविधान संशोधन जो है 2003 में हुआ, उसमें क्या है, 4 भाषाओं को, जो कि हम लोगों ने अभी देखा, BDMS, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इसे अपनाया गया। फिर 95 SC/ST की सीटें 2030 तक बढ़ा दिया गया आरक्षण। फिर 97 2012 में कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 97 अमेंडमेंट 2012 के तहत जो सहकारी समितियां, और आर्टिकल 19(1) का C और 43B पार्ट जो 9B जोड़ा गया। तो इतनी चीजें ये हमने तब भी बताया था जब पढ़ाया था फंडामेंटल, जब DPSP पढ़ा रहे तब 43B के साथ में हमने बताया था कि पार्ट 9B को भी जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2012 के तहत, और आर्टिकल 1 का C, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने जो 6 प्रकार की हम लोगों को वो दी गई है आर्टिकल 9 के तहत स्वतंत्रता है, उसमें सहकारी समिति बनाना भी, ये भी दिया गया 1C में। उसके बाद 97 के बाद 100वां संविधान संशोधन, ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था। फिर उसके बाद 101वां, ये GST के लिए था, जो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। फिर उसके बाद 103वां संविधान संशोधन 2019, ये किसके लिए था, ये जो EWS आरक्षण के लिए 10%। फिर 106वां संविधान संशोधन, 104वां, ये 104वां संविधान संशोधन क्या था, 104 एंग्लो इंडियन, एक सेकेंड, 101, 102, 103, 104। तो 104 में क्या था, एंग्लो इंडियन समुदायों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन से। और 105 में क्या है, OBC की पहचान करने का अधिकार पुनः प्रदान किया गया, राज्य सरकारों को OBC की पहचान करने का पुनः जो है अधिकार दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट का उस निर्णय को निरस्त करता है जिसमें केवल केंद्र सरकार OBC की पहचान करता था, अब राज्य सरकार को दिया गया। 106वां संविधान संशोधन क्या है, महिला आरक्षण बिल। तो ये सारे हम लोगों के टॉपिक हो गए, और तो ये मैंने जल्दी जल्दी कर दिया इस वजह से आप लोगों को, इसमें आप लोगों का काम ज़्यादा है याद करने वाला, ठीक है, क्योंकि ये सारे स्टैटिक पॉइंट है, इस वजह से आप लोगों को 2-3 बार पढ़ने हैं, मैंने बस इकट्ठा करके लगा दिया जिससे कि आप लोग आसानी से कंपेयर करके चीज़ें कनेक्ट कर सकें। ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद। कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, मैं उसको इम्प्लीमेंट जरूर करूँगा।